हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम इकोनॉमी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ड्रिल वही रहेगी, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस देखेंगे। आपका काम है जब स्टार्टिंग में हम पांचों के पांचों क्वेश्चंस देखेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन पर अपना वीडियो पॉज करना है, करेक्ट आंसर वहां पर मार्क करना है, और जब पांचों क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसके बाद जो भी आपका फाइनल स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि स्लीपी क्लासेस से काफी समय से यहाँ पर जुड़े हुए हैं कि सिंस एक हॉलिडे सीजन यहाँ पर आ चुका है, क्रिसमस न्यू ईयर, तो स्लीपी क्लासेस द्वारा 10% का एडिशनल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर। टारगेट 2023 ये कूपन कोड आप यूज करते हुए इस डिस्काउंट को यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे कोर्सेज में एनरोल करके अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में बात की जा रही है। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्टली बतानी है कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जिस प्रकार के आरबीआई स्टांसेस वहां पर फॉलो करता है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। देखिए क्वेश्चन की क्या डिमांड है, करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। थर्ड में ZBNF एग्रीकल्चर, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो ZBNF भी काफी बार डिस्कस हो चुका है, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है आपके सामने। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड रखी गई है उसको करेक्टली यहाँ पर पूरा कीजिए। फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, दोबारा से 3 स्टेटमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स 2022। देखिए क्वेश्चन में क्या आपकी डिमांड रखी गई है, करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन में डिजी यात्रा फाउंडेशन, उससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें यहाँ पर पूछी गई है, शेयर होल्डर्स के बारे में बात की जा रही है। करेक्ट कोड यहाँ पर यूज करते हुए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। तो ये थे आज के आपके 5 क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली मैं आपको दोबारा एडवाइस करूंगा, यदि आपने किसी क्वेश्चन को स्किप कर दिया है तो जाइए वापस उस क्वेश्चन को देखिए, करेक्ट आंसर वहां पर मार्क कीजिए, कोशिश कीजिए अटेम्प्ट लगाइए। जो आपके टिप्स और ट्रिक्स हम यूज करते हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, ऑप्शंस एलिमिनेट करते हुए, वो यूज कीजिए। फाइनली अपने आंसर वहां पर जरूर लिखिए और इन दी एंड देखिए क्या आपके यहाँ पर कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। शुरुआत करते हैं, फिर अब सभी सॉल्यूशंस देखेंगे। ग्लोबल मिनिमम टैक्स, अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बार पहले भी डिस्कस हो चुका है, बट कुछ ना कुछ इसकी अपडेशंस यहाँ पर आती रहती है। थोड़ा सोचा इसको दोबारा एक रिवाइज कर लिया जाए। तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई थी, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी थी। 4 कोड्स यहाँ पर आपको दिए गए थे। पहली स्टेटमेंट में बात की जा रही है द OECD डेवलप्ड अ प्रपोजल, जिसके आधार पर ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% लगाने की बात की गई थी ऑन फॉरेन प्रॉफिट्स ऑफ लार्ज मल्टीनेशनल्स। अब ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट की गई है और इसके आधार पर ग्लोबल मिनिमम टैक्स के आधार पर ही 15% का यहां पर कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स लगाने की बात की गई है उन मल्टीनेशनल्स के लिए जो कि काफी कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, बट उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स वहां रखे हैं जहां उन्हें बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ता है। ऑपरेशंस उनके सभी वहां पर कंट्रीज में वहां पर रन कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, 15% की यहां पर बात की गई थी और 2021 में 136 कंट्रीज ने एग्री किया था कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्स राइट्स यहां पर का प्लान यहां पर तैयार करेंगे अक्रॉस ज्यूरिसडिक्शन, मतलब सभी कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करते हुए, और इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स को यहां पर एनफोर्स करेंगे ऑन लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज, गूगल, फेसबुक, ठीक है, जिस तरीके से जितनी भी आपकी कंपनीज हैं। थर्ड में बात की जा रही है इंडिया हैज नॉट अग्रीड टू इट येट। तो देखिए जो 2021 की बात की जा रही है 136 कंट्रीज की, उसमें से इंडिया भी एक ऐसी कंट्री थी जिन्होंने इस चीज पर अग्रीमेंट अपना दिया था। तो मतलब पहली 2 स्टेटमेंट्स यहां पर आपकी करेक्ट है, जिसके आधार पर ए ऑप्शन हमारी यहां करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ है कि जो आपका यूरोपियन यूनियन है, उनके जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी यहां पर अग्री किया है कि इस प्रकार से हम मिनिमम टैक्स जो यहां पर रखा जा रहा है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो यहां पर 15% का रखा जा रहा है, वो हम एप्लीकेबल करेंगे। हमारी सहमति है इस चीज में। ठीक है जी। तो वही चीज यहां पर रखी गई है और एस्टिमेशन के हिसाब से लगाया जा रहा है कि डेफिनेटली सरकार वहां पर जब भी काम करती है, किसी भी देश की बात हो, इंडिया के कंटेक्स्ट में यदि हम पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे, किसी भी देश में सरकार वहां पर काम करती है लोगों के हित के लिए। ठीक है जी, कि वहां पर डेवलपमेंट हो सके, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, बीट हेल्थ केयर, बीट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सभी चीजों पे काम करती है। बट सरकार अब वहां पर काम करेगी, उसके ऊपर पैसा लगेगा, बट पैसा कहां से आएगा? वो आता है टैक्स रेवेन्यू से। ठीक है जी। तो उसके लिए एस्टिमेशन लगाई जा रही है कि अगर ये मिनिमम टैक्स रेट हम यहां पर एप्लीकेबल कर लें, सभी कंट्रीज जो यहां पर एग्री कर चुकी हैं वो उसको इन एप्लीकेशन वहां पर ले आए, तो अराउंड $150 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू हम एनुअली यहां पर जनरेट कर पाएंगे ग्लोबली। तो डेफिनेटली इस रेवेन्यू से काफी ज्यादा यहां पर सहायता हो सकती है। सोशल जो आपके प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं उन पर काफी कंट्रीज यहां पर रन कर सकती हैं। ठीक है जी। तो इसके आधार पर ही ओईसीडी का यहां पर प्लान तैयार किया गया था, ताकि जितनी भी सरकारें यहां पर काम कर रही हैं, ठीक है जी, करती हैं सभी अपने जुरिसडिक्शन में ही है, बट जिस तरीके से बड़ी बड़ी जो आपकी मल्टीनेशनल्स हैं, ठीक है, जो अपना एक्सपैंड कर रही हैं बिजनेस का पूरा बेस, ठीक है जी, अलग अलग कंट्रीज में जाकर अपनी सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड कर रही हैं,
टैक्स बचाने के लिए, टैक्स हेवन नेशंस में वहां पर जानी जहां उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उस चीज को थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि सर्विसेज तो उनकी सभी जगह इंजॉय की जा रही है, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 15% का यहां आपका मिनिमम ग्लोबल टैक्स रखने की बात की गई थी। ठीक है जी, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दी जा चुकी है, यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर मान चुका है। और डेफिनेटली जितने भी आपके हाई टैक्स पेइंग नेशंस हैं या जो आपके हाई टैक्स वहां पर इंपोजिंग नेशंस हैं, ठीक है, जो ज्यादा टैक्स यहाँ पर इंपोज करते हैं, उन्हें तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो टैक्स हेवंस वाले जो नेशंस जो कि बहुत ही कम टैक्स वहां पर रखते हैं इन सभी कॉर्पोरेशंस के लिए, ताकि वो आए अपने देश में, उस प्रकार से इन कंपनीज को बुलाएं, ताकि उस प्रकार से ऑपरेशन जो भी कंडक्ट करेंगे उस देश का भी थोड़ा बहुत विकास होगा, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर क्रिएट होंगी, वो थोड़ी यहाँ पर सहमति जताने में कतरा रहे हैं, कि मतलब वो एकदम से एग्री नहीं कर रहे कि हम उस तरीके से इस चीज के ऊपर काम करेंगे। किस तरीके से काम करेगा, एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन यहां पर आपके सामने है कि मान लीजिए कोई भी आपके इस तरीके की XYZ एक इनकॉर्पोरेशन है, कोई कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस कंट्री में है, ओवरसीज बिजनेस उनका कंट्री बी में वहां पर चल रहा है, तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% का अगर हम यहां पर लगा लेते हैं, ठीक है जी, और कंट्री बी में 8.5% का वो टैक्स वहां पर पे करते हैं, तो बेसिकली इसके आधार पर क्या बात रखी गई है कि 8.5% तो उन्होंने यहां पर पे कर दिया, क्योंकि यहां उन्हें कम वहां पर टैक्स जनरेट करने को मिल रहा था, बट उनका जो रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है वो कंट्री ए में है, तो उन्हें जो डिफरेंस है 6.5% का, 15 में से आप 8.5 निकाल लीजिए, 6.5% का जो डिफरेंस है वो कंट्री ए में यहां पर पे करना पड़ेगा। मतलब मिनिमम तो आपको 15% पे करना ही रहेगा। तो ये बेसिक सी आपकी फंक्शनिंग है, वर्किंग है, किस तरीके से आपका ग्लोबल मिनिमम टैक्स वहां पर काम करेगा। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया है, पहले भी काफी बार डिस्कस हुआ है टॉपिक। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये भी ऐसा टॉपिक है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो स्टांसेस जिस प्रकार के आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में फॉलो किए जाते हैं उससे रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। माफी चाहूंगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर फाइंड आउट करने को आपको कहा गया है। तो बेसिकली अकोमोडेटिव स्टांस, हॉकिश स्टांस और न्यूट्रल पॉलिसी के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो बेसिकली अकोमोडेटिव स्टांस से रिलेटेड क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक इज प्रिपेयर्ड कि मनी सप्लाई एक्सपैंड की जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर हो सके। तो बिल्कुल ये करेक्टली इस चीज को यहां पर डिफाइन कर रहा है अकोमोडेटिव स्टांस, कि जिस प्रकार से कोविड-19 जब इंडिया में इंपैक्ट किया, बाकी नेशंस में जब इंपैक्ट किया, तो डेफिनेटली बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी, ग्रोथ वहां पर हैम्पर होगी, ठीक है जी। अब दोबारा से इकोनॉमी को रिवाइव करना था, तो यहां पर आरबीआई द्वारा किस तरीके के स्टेप्स लिए गए कि जी हाँ, हम रेपो रेट यहां पर कम कर देते हैं, थोड़ा और पैसा सप्लाई यहां पर बढ़ाते हैं, ठीक है जी। तो वो अकोमोडेटिव स्टांस यहां पर लिया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा, जिसके आधार पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने की वहां कोशिश करते हैं। सेकंड में बात करते हैं हॉकी स्टांस के बारे में बात करें। टिपिकली अडॉप्टेड व्हेन द पॉलिसी प्रायोरिटी इज इक्वल ऑन बोथ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। अब रिसेंटली यदि आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में अपने करंट अफेयर कोर्स में भी डिस्कस किया था कि हॉकी स्टांस रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया कि हमारा हॉकी स्टांस यहां पर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी पॉलिसी। अर्थात हॉकी स्टांस जब वहां पर इंपोज किया जाता है या उस तरीके से अनाउंस किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा, तो उस दौरान सेंट्रल बैंक का पूरा टारगेट किस चीज पर रहता है, पूरा प्रायोरिटी वहां पर क्या रहती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। एंड सिंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, हम एज इन जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, काफी लंबे समय से इन्फ्लेशन यहां पर विटनेस कर रहा है, उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। 2 से 6% का जो हमारा बैंड है उसमें कंट्रोल नहीं कर पाया 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, तो उनको क्या करना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देनी पड़ी कि भैया हमसे क्या गलती हुई, क्यों हम नहीं कर पाए, क्या हमारा आगे एक मेथड रहेगा, किस तरीके से हम इसको चीज को सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसे 6% के अंतर्गत वहां पर लेके आएंगे। तो आरबीआई ने अब दिसंबर वाली जो आपकी एमपीसी की मीटिंग हुई थी उसमें क्या बोला कि हम हॉकी स्टांस वहां पर फॉलो कर रहे हैं, अर्थात कि हम किसी भी प्रकार की टॉलरेंस यहां पर नहीं रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि हम उसे 6% के अंतर्गत लाने की कोशिश पूरी करेंगे, जिसके चलते दोबारा से यहां पर आपका रेपो रेट बढ़ाया जा चुका था, ठीक है जी। तो हॉकी स्टांस में इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी यहां पर माना जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ऊपर प्रायोरिटी यहां पर माना जाता है। न्यूट्रल स्टांस में हम कह सकते हैं कि दोनों ही इन्फ्लेशन और ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, जिसके आधार पर ना ही वो रेट्स बढ़ाते हैं ना ही रेट वहां पर कट करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और वही क्वेश्चन की डिमांड भी थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी थी, उसी के आधार पर बी ऑप्शन यहां हमारी करेक्ट ऑप्शन है। वही चीज आपको बताएगी अकोमोडेटिव स्टांस में क्या रहता है, न्यूट्रल स्टांस में हम क्या करते हैं, किसी प्रकार की कुछ भी वहां पर कटिंग नहीं की जाती आपके रेपो रेट में, एज इट इज जो चल रहा होता है उस हिसाब से वहां पर रखा जाता है कि ठीक है हम दोनों चीजों पर काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में चल रही है, ग्रोथ भी यहां पर हो रही है, तो एज इट इज को चलने देते हैं। बट हॉकी स्टांस में जो मैंने आपको बात की कि वहां इन्फ्लेशन को कम करने के ऊपर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी
किसी भी सेंट्रल बैंक की वहां पर रहती है जब भी इस तरीके से हॉकी स्टांस वहां पर उनकी मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस किया जाता है। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। और एक तरीके की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी है, क्योंकि वहां क्या कर रहे हैं, हम रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, हम मनी सप्लाई जो आपकी इकोनॉमी में चल रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, डिमांड को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इन्फ्लेशन को टारगेट जो लेवल वहां पर रखा गया उसके अंतर्गत वहां पर कंट्रोल कर सके। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी यहां करेक्टली मार्क किया हो। थर्ड क्वेश्चन, ZBNF से रिलेटेड दो स्टेटमेंट थी। जैव प्रथा के बारे में बात की जा रही है। पहले स्टेटमेंट दैट इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्रेश देसी काउ डंग एंड एज्ड देसी काउ यूरिन, जैगरी, पल्स फ्लोर, वाटर एंड सॉइल, फार्मलैंड के ऊपर। दूसरे में कह रहे हैं अच्छा दाना के बारे में कि इट इज द बिल्डिंग ऑफ द सॉइल ह्यूमस टू इंक्रीज सॉइल एरेशन। तो देखिए यहां पर पहली स्टेटमेंट में जो आपको बात बताई गई है, तो देखिए जो आपकी ZBNF है इसमें हम क्या कहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग को किसी भी प्रकार के एडिशनल इनपुट्स केमिकल वाले हम बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं करेंगे। तो इसके जनरली चार हम कह सकते हैं कि चार कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। दो कंपोनेंट्स के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जिसमें से पहली स्टेटमेंट में जो जैव प्रथा के बारे में बात की जा रही है तो उसमें हम फार्मलैंड को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं इस प्रकार के एप्लीकेशन का वहां पर यूज करते हुए। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, बट अच्छा दाना आपकी एक मल्चिंग प्रोसेस वहां पर रहती है। ठीक है जी, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर हमारी इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, जिसके आधार पर बी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ZBNF आपको पता ही है, कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल स्पिरिचुअल फार्मिंग सिस्टम यहां पर डेवलप किया गया था सुरेश पालेकर जी द्वारा। तो बेसिकली इसमें आपकी कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ कुछ कंपोनेंट्स है जो कि प्रमोट किए जाते हैं जैव प्रथा, जो कि हमने बात की कि फार्मलैंड को हम इंप्रूव करने के ऊपर यहां पर काम करेंगे। ठीक है जी, ताकि उस प्रकार का एक फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर वहां पर तैयार की जा सके जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करेगा और इन रिजल्ट हमारी प्रोडक्टिविटी भी वहां पर बढ़ेगी। ठीक है जी, फिर वैसे बीज मित्र के ऊपर काम किया जाता है। बीज मित्र में हम क्या कर रहे हैं कि हम सीड्स को और बेहतर यहां पर बढ़ा रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट यहां पर की जा रही है। किस तरीके से वो आपको यहां पर बताई जा चुकी है, डेफिनेटली इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। सेकंड कंपोनेंट ये हो गया। थर्ड हम बात करते हैं अच्छा दाना के बारे में, जो कि मल्चिंग का कॉन्सेप्ट है, कि ZBNF मेथड है कि जिसके आधार पर जो टॉप सॉइल है उसे हम कवर क्रॉप से कवर करते हैं, क्रॉप रेजिड्यूज और अप्लाइंग अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल टू सॉइल सरफेस, ताकि हम वाटर इवेपोरेशन यहां पर प्रिवेंट कर सकें, ताकि सॉइल के अंदर जो आपका वाटर कंटेंट है वो बना रहे, और साथ के साथ ये कंट्रीब्यूट भी करती है सॉइल ह्यूमस फॉर्मेशन में। वपासा जो आपकी कंडीशन है बेसिकली वो आपको सेकंड स्टेटमेंट में वहां पर मल्चिंग के जो अच्छा दाना की हमने स्टेटमेंट दी गई थी वहां पर दी गई थी। तो बेसिकली वपासा एक कंडीशन है जहां पर हम जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सॉइल में, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों की प्रेजेंस वहां पर इंक्रीज करते हैं, ताकि जो एक इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो रहती है किसी भी फार्मिंग एक्टिविटी के लिए हम उसे रिड्यूस कर सकें, एडिशनल आपको वाटर सप्लाई वहां पर ना करना पड़े। इसी मेथड से हम जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है किसी भी क्रॉप की हम उसे पूरा कर सकें। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं, जो इस तरीके से आपको यहां पूछे भी गए थे। ठीक है जी, तो ऐसे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं इनको भी डेफिनेटली अपने नोट्स में कंपाइल करते रहिए। करंट अफेयर्स में तो ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक्स वहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, सो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। फोर्थ में अगर हम बात करें, वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स 2022 के बारे में बात की जा रही है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा ये आपका रिलीज किया गया। गवर्नमेंट एफिशिएंसी डेफिनेटली एक फैक्टर रहेगा जब भी हम इस प्रकार का इंडेक्स कंप्यूट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स कंट्रीज को हम आपस में रेट कर रहे हैं, किस प्रकार से आपस में कंपेटिटिवनेस वहां पर बनी रहती है, तो उन कंट्रीज में सरकार कैसे काम कर रही है, क्या उनकी एफिशिएंसी, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो इजिली आप इसको कह सकते हैं कि जी हाँ, अगर आपको नहीं पता, आपने पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, तो आप थोड़ा बहुत यहां पर समझ सकते थे। उसके अलावा इंडिया की रैंकिंग यहां पर इंप्रूव हुई है। अब ये थोड़ा फैक्ट भरा क्वेश्चन है, बट यहां पर आप देखें डायरेक्टली आपको फैक्ट बेस नहीं दिया गया है, इंप्रूवमेंट की बात की गई है। डेफिनेटली अगर आप जितने भी इंडेक्स देखें जो कि आपके ग्लोबली वहां पर कंप्यूट किए जाते हैं, इंडिया की रैंकिंग ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स में वहां पर इंप्रूव हो ही रही है। तो इजिली इस क्वेश्चन के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं कि जी हां, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। बट उसमें जो पहला आपका स्टेटमेंट है, ठीक है जी, IMD वाला, वो तो प्योर फैक्चुअल है, इसमें आप बिल्कुल भी कोई जज नहीं कर सकते, तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि अगर आपको ये पर्टिकुलर फैक्ट पता रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक वहां पर पहुंच पाएंगे। बी और सी में फिर भी आप थोड़ा गेस वर्क वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ डी ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो इंडिया का डेफिनेटली यहाँ पर 37th रैंक पर आ चुकी है, 43rd रैंक यहाँ पर पहले था। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ये आपके फर्स्ट 3 रैंक जो होल्डर्स हैं, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं जिनको हम अकाउंट करते हैं जब इस प्रकार की कंपेटिटिवनेस को हम वहां पर देखते हैं, जज करते हैं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किस प्रकार से देश की, गवर्नमेंट एफिशिएंसी क्या है, बिजनेस एफिशिएंसी क्या है, कितने अच्छे तरीके से वहां पर बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो अक्रॉस
सभी पैरामीटर्स में जो आपका अक्रॉस तो नहीं कहूंगा मैं कि जो 4 पैरामीटर्स है इसमें जो फर्स्ट 3 है इन तीनों में ही इंडिया ने यहां पर परफॉर्म किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपका 2021 का स्कोर था वही इंडिया का 2022 में भी यहां पर देखा गया है। ठीक है जी। उसके अलावा जो 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स यहां पर देखेंगे जो कि इंपैक्ट करते हैं बिजनेसेस को 2022 में, वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं डेफिनेटली, जिस प्रकार के सप्लाई चेन वहां पर डिसरप्शन क्रिएट हो चुकी है बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर सप्लाई चेन बॉटलनेक्स, कोविड। तो इन सभी फैक्टर्स ने वहां पर एक बहुत ही हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक हिंड्रेंस वाला रोल वहां पर प्ले किया है जिसकी वजह से बिजनेसेस आपके 2022 में यहां इंपैक्ट हुए। इंडिया केस में अगर हम बात करें कुछ चैलेंजेस इस रिपोर्ट में यहां पर हाईलाइट किए गए थे जो कि आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि हम उस प्रकार से ट्रेड डिस्ट्रप्शंस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी हाई जीडीपी ग्रोथ पोस्ट पैंडेमिक हुई उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस तरीके से नहीं हो पा रही, एसेट मोनेटाइजेशन का हमने पेपर वर्क तो कर लिया बट इंप्लीमेंटेशन में हम इतना अच्छा कुछ यहाँ पर नहीं देख पाए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर काम करना है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो सके। तो ये बेसिक से पॉइंट्स जो कि आपके मेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वहां पर आपका न्यूज आइटम में था तो मैंने सोचा इसको यहाँ पर ऐड कर लिया जाए। ठीक है जी। तो ये आपके 4th क्वेश्चन था और किस प्रकार से कंट्रीज ने यहां पर परफॉर्म किया एक बेसिक सा चार्ट भी आपको यहां पर दिया गया है। 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीजी यात्रा फाउंडेशन से रिलेटेड आपसे पूछा गया था कि शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं। तो रिसेंटली इनिशिएटिव यहां पर लॉन्च किया गया है जिसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी डीजी यात्रा फाउंडेशन है। तो उससे रिलेटेड पूछा गया कि बताइए इसकी शेयर होल्डिंग किस किसके पास है। तो यहां जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनका सबसे ज्यादा यहां पर शेयर होल्डिंग है विद 26%। उसके अलावा 5 आपके ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनकी यहां पर शेयर होल्डिंग है, जिनमें से दिल्ली एयरपोर्ट भी एक है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका इसमें कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं है। और पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी, पहली 2 ऑप्शन यहां पर करेक्ट हैं जिसके आधार पर ए ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। यही बात बताई गई है कि रिसेंटली आपका नया इनिशिएटिव है जिसके आधार पर डीजी यात्रा सॉफ्टवेयर जो कि फेशियल रिकग्निशन के ऊपर यहां पर काम करेगा वो यहां इंस्टॉल किया गया है। अब इंस्टॉल मतलब कि आपका इनिशिएटिव यहां पर लॉन्च किया गया है और जिसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो आपकी डीजी यात्रा फाउंडेशन यहां पर तैयार की गई जो कि आपकी जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 26% स्टेक है, बाकी 5 एयरपोर्ट्स हैं जिनका यहां पर स्टेक है। आपके लिए होमवर्क क्या है, बताइए कि ये जो डीजी यात्रा जो इनिशिएटिव यहां पर लॉन्च किया गया है कौन से एयरपोर्ट्स को यहां पर टारगेट कर रहा है इनिशियली। ठीक है जी, कि पायलट मोड पे कहां ये आपका काम करेगा। तो ये बेसिक से आपका फैक्ट था, एक बेसिक से आपकी इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई होप आप में से सभी ने ही बहुत अच्छे तरीके से प्रीमिक्स को यहाँ पर अटेंड किया होगा, जो भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर आंसर किया होगा। तो जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और एक फीडबैक यहाँ से लेते रह कीजिए। और जो भी चीज़ आपने नहीं पढ़ी है उसको तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली अपने नोट्स में कंपाइल करना है। अदरवाइज इस पूरी प्रोसेस का, इस 15 से 20 मिनट के सेशन का जिसको आप देख रहे हैं, पर एक बार देख के आप वहां पर भूल जा रहे हैं कि क्या गलती हुई थी, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको इन चीजों को पेन डाउन तो करना ही पड़ेगा जो आपके लिए एडिशनल यहाँ पर उभर के सामने आती हैं, तभी इस पूरी प्रोसेस का यहाँ पर फायदा मिलेगा। क्योंकि कंटेंट हमारे एंड से आपको मिलता जाएगा। ठीक है जी, आपके ऊपर वहां पर निर्भर करता है कि आप कैसे उस कंटेंट को वहां पर यूज करते हैं। तो आई होप आपके कोई भी ऐसा कोई डाउट्स ना रहे इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड। यदि कोई भी रहे आप कमेंट बॉक्स का डेफिनेटली वहां पर यूज कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।